हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के ये सीरीज हमारी दूसरी है। एक सीरीज मैंने बना के पहले ही रखा था, उसका आपने अगर नहीं देखा होगा उसको तो आपका उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे गाइस, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और ये जो होगा स्पेशली आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार सुधा डेयरी का और आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए स्पेशली कवर किया गया है इसमें जीके जीएस को। गाइस, इसमें जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट जीके है, तो इसे आप रोज देखिएगा, डेली आप चैनल पे इसे देखिएगा। आप लोग जितने लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इसे देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज अगर आप देखते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को और अच्छे से उसको समझेंगे भी। तो आइए, तो कैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। और इसी अधिवेशन के तहत बर्मा, यानी कि आज की डेट में उसका नाम म्यांमार है, इसे भारत से अलग किया गया था। ठीक है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा, यानी कि हमारे जो म्यांमार है पड़ोसी देश, उसे हमारे भारत से पृथक किया गया था। आज की इस वीडियो में हम सारे ऑप्शंस को भी अच्छे से देखेंगे, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध, देख सकते हैं कि द थ्री जॉर्ज डैम किस देश में स्थित है। तो द थ्री जॉर्ज डैम जो है हमारा चाइना में स्थित है। वो अभी फिलहाल में चर्चा में था, क्योंकि चाइना में बाढ़ आया था, तो ये डैम जो था उस समय चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे जो थे, तो गाइस वो एच.सी. मुखर्जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार किस देश से लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य पर विचार है, यो जो देख सकते हैं कनाडा दिया हुआ है, अमेरिका दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ है, तो इनमें से किसी द्वारा नहीं लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो लिया गया है ये रसिया के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा लिया गया है? रसिया के द्वारा लिया गया है, यानी कि रूस के द्वारा लिया गया है, रूस देश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झील एक लैगून झील नहीं है। क्या पूछ रहा है कि एक लैगून झील नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लैगून होता क्या है, लैगून झील क्या होता है, कैसी झीलों को लैगून झील कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि लैगून झील किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा समंदर है। क्या है ये? हमारा ये समंदर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये हमारे समंदर का तट है, यहाँ से जो है तट है। ठीक है, तो समंदर से के तट से, जैसे समंदर से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तट से जो तट से, समुद्र के तट से पृथक होकर, मतलब समुद्र के तट पे इधर या इधर कहीं भी आपका एक झील बन जाता है, जो कि समुंदर से निकला हो, समंदर के तट से निकला हो वो झील, जहाँ समुंदर से उसमें पानी आता हो, उसे कहते हैं हम लैगून झील कहते हैं। तो ये अष्टमुडी और चिल्का और पुलिकट जो झील है वो सारे लैगून झीलें हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पेरियार झील जो है वो हमारा लैगून झील नहीं है। पेरियार झील जो है वो पेरियार नदी से पानी लेता है, इसलिए से ऑप्शन नंबर सी आपका पेरियार लैगून झील नहीं है, पेरियार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं 850 से 1200 मीटर की है। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी कहाँ स्थित है? तो शिवालिक श्रेणी जो है हमारे हिमालय के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को, यानी कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो दीपावली जो हमारा पर्व होता है दियों का, उसको शोक शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है वो हमारे दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि जापानी पर्वतरोही जुंको तबई का आप लोग नाम सुने होंगे, ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो जुंको तबई जो थी वो आपकी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1975 में जो है एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। इसका डेट भी देख लेते हैं। तो डेट था ये हमारा 16 मई 16 मई 16 मई था, 16 मई
1975 16 मई को ये चढ़ी थी 1975 में। और ये जुंको तवई जो है, क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कौन सी विश्व की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो वो हमारी जुंको तवई है। अगर बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत की कौन सी महिला, मतलब भारत की कौन सी महिला जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो ये हमारी हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ठीक है, तो गाइस इतने चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम वीडियो में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा गलवान घाटी का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से है। तो गैस ये जो गलवान घाटी है, इससे चर्चा में ये क्यों था, चर्चा में ये क्यों था, तो जुलाई 2020 में अगर देखें, जुलाई 2020 की बात करें, तो भारत और चीन का जो है विवाद था, इसी गलवान घाटी में विवाद जो है हुआ था। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चला गया। और ये जम्मू कश्मीर जो है अब राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया है। ये जो है आपका यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब इसी पे बात कर लेते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जो कि आपका बिहार विश्वकर्मा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था। बिहार विश्वकर्मा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मालवा का पठार है वो आपका अरावली और बिंद बिंद श्रृंखलाओं के बीच का मध्य का पठार है। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं हम अरावली की। तो अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अरावली क्या है दोस्तों, भारत की भी और विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है। तो भारत का जो है औसतन समुद्र तल जो है आपका चेन्नई के तट से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों के नाम से क्या भाग नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा राज्य जो है 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है। तो गाइस ये आपने सुना होगा, 7 बहनी राज्य ऐसे भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें से जो है आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम जो है 7 बहने राज्य का भाग नहीं है। तो 7 बहनों वाला राज्य है कौन, जिसे हम सत बहनी कहते हैं। अगर आप भारत का मानचित्र देखते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है, मुझे बनाने तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो राज्य होते हैं, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के बाद तो उधर जो होता है वो सभी जो राज्य हैं हमारे सतबहनी राज्य के रूप में आ जाते हैं इस साइड के। ठीक है, तो गाइस देख लेते हैं कि सतबहनी राज्य है कौन कौन। तो सतबहनी राज्यों में आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और आपके ये सारे राज्य जो है 7 हो गए ना। एक बार ठीक से देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया, फिर असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 राज्य हो गए। और यहाँ पे सिक्किम जो है वो अलग हो गया। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पे ये 3 जो राज्य हैं सतबहनी राज्य का हिस्सा हैं। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो ये जो है अजंता की पर्वत श्रेणी है, जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है और ये भी केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। महाराष्ट्र में केवल अजंता की पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि सहरिया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है। तो जो सहरिया जनजाति है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसका सहरिया जनजाति का कुछ अंक आपका राजस्थान में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है। तो गाइस अगर आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना दिखे तो आप राजस्थान भी टिक कर सकते हैं सहरिया जनजाति के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 यानी कि आईपीएल का नया प्रायोजक किसे बनाया है। तो आईपीएल का जो नया प्रायोजक बना है वो आपका ड्रीम 11 बना है। आप लोगों ने बहुत से ऐड देखे होंगे ड्रीम 11 के। और ड्रीम 11 बना है, लेकिन ड्रीम 11 ने किसका स्थान लिया है, तो इसने वीवो कंपनी का स्थान लिया है। जो वीवो मोबाइल कंपनी है उसका स्थान लिया है। पिछली बार जो आईपीएल है उसने वीवो कराया था, लेकिन इस बार जो है, जो कि हमारे दुबई में हुआ है, जो कि यूएई में, वो आपका यहाँ पे ड्रीम 11 ने कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में पटना का स्थान क्या रहा है।
तो पटना का हाल बहुत बुरा है दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का हाल सबसे बुरा है, यानी कि सबसे लास्ट में गया है, यानी कि 47वां स्थान मिला है, जो कि सबसे लास्ट है। अगर श्रेणी देखें तो सबसे ऊपर में है हमारा इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो कि लगातार चौथी बार, इंदौर जो है लगातार चौथी बार पहले नंबर पे आया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। सबसे क्लीन शहर में जो इंदौर है सबसे चौथी बार सबसे ऊपर आया है। और यहाँ पे हमारा पटना जो है वो 47वें नंबर पे, यानी कि सबसे नीचे है, सबसे नीचे 47वें नंबर पे हमारा पटना है बिहार का। तो गाइस इसकी स्थिति इससे ज़्यादा खराब हो ही नहीं सकती। अब जो भी हो इससे ज़्यादा सुधर जाए, लेकिन खराब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन, जिसका नाम है WTO, पहले कहा जाता था, मतलब WTO का पहले का नाम क्या था? तो पहले का नाम जो था वो आपका गैट था, GATT। अगर इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और WTO का स्थापना से पूर्व इसका नाम जो था गैट नाम था, ठीक है। गैट इसका कार्य किया जाता था। और जो गैट की स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। ये गैट की जो 1948 में स्थापना हुई थी, जो कि WTO का पहले का नाम है। तो 1948 में गैट की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके 1995 में इसे जो है, इसका नाम जो है WTO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन रख दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा WTO की स्थापना कहाँ हुई थी? गैट में हुई थी। और सॉरी, गैट पहले का नाम था WTO का, और इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी गैट की। लेकिन कुछ संशोधन के बाद 1995 में WTO की स्थापना की गई, इसी का नाम बदल दिया गया था और WTO इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो है हमारा भारत में मौद्रिक नीति बनाता है, ठीक है। और ये जो है RBI की स्थापना अगर आप देख ले तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इसकी जो किसकी RBI की स्थापना किस सिफारिश पे की गई थी? तो हिल्टन, यहाँ पे देख सकते हैं कि हिल्टन समिति की सिफारिश पर जो है RBI की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं कि कौन सा जो है गलत है। देख सकते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत देख सकते हैं 1929 से, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1951 से, मैन बुकर पुरस्कार 1969 और दादा साहब फाल्के 1969। तो दादा साहब फाल्के, मैन बुकर और ऑस्कर तीनों सही हैं। जो गलत है वो है हमारा कलिंग पुरस्कार 1951। यानी कि कलिंग पुरस्कार जो है 1951 में नहीं दिया जाता है। कब से स्टार्ट किया गया है कलिंग पुरस्कार? 1952 से स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार जो है 1952 से दिया जा रहा है, लेकिन इनसे में दिया गया है 1951, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नाट्यम की नर्तकी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं सितारा देवी है, बी में लीला सैमसन है, सी में रुक्मिणी देवी है और डी में सोनल मानसिंह है। यहाँ पे सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम की काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, तो इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछ लेता है कि सोनल मानसिंह किस डांस से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितारा देवी। सितारा देवी भी एक जो है फेमस पर्सनालिटी है, जो कि कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। ये भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है। और यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि नारायण कार्तिकेयन करुण चंदोक प्रमुख में से प्रमुख व्यक्ति संबंधित है। तो देख सकते हैं कि करुण चंदोक जो है काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। और यहाँ पे नारायण कार्तिकेय जो भी है ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है और यहाँ पे पूछा ही हुआ है। तो ये संबंधित है कार रेसिंग से। ये जो है हमारे कार रेसिंग से संबंधित है। ये हमारा कार रेसिंग करते हैं, कार रेसिंग जो गेम होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि केसर की खेती निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो केसर की मिट्टी के लिए जो है दोस्तों दोमट मिट्टी जो है दोमट मिट्टी वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है।
और बात कर लें केसर की खेती की, तो केसर की खेती ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती है केसर की खेती। क्योंकि ये जो केसर की खेती है, ये जो है हिमपात जैसे कि बर्फ गिरता है, ये भी सहन कर लेती है, वर्षा भी सहन कर लेती है। यानी कि बारिश में भी हमारी जो केसर की खेती है वो खराब नहीं होती है, और जो बर्फ गिरता है तो भी हमारा जो है ये खेती जो है खराब नहीं होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दोमट मिट्टी में और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उगाई जाती है केसर आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य से होकर बराक नदी नहीं बहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बराक नदी बहती किस किस राज्य से है। तो बराक नदी हमारा बढ़ती है मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से। ठीक है, बराक नदी जो है हमारा मणिपुर से बहती है, मिजोरम से बहती है और नागालैंड से होकर बहती है। तो किस राज्य से नहीं बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बराक नदी है वो यहाँ से नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और आज के ये टॉप 25 एमसीक्यूज थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्जाम, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हो, तो इसके लिए ये जो सीरीज जो हम चला रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।